दिल्ली में 54 मस्जिदों में नमाज बैन कर रखी है। यानी 54 मस्जिदें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने कब्जे में ली हुई हैं। और कमाल की बात देखिए, पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ उसमें भी दफा 16 में यह लिखा हुआ है कि उनका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, यानी नमाजें बैन नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी नमाजें बैन है। हमारे देश में बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपना आप को कहती हैं, बड़े चंदे भी लेती हैं, उनके पीछे लाखों लोग भी आ जाते हैं। सवाल नहीं करते कभी कि भाई जब दफा 16 में लिखा हुआ नमाज बैन नहीं हो सकती तो नमाज क्यों बैन है? कौन सी मस्जिदें हैं जिन पे बैन है? दिल्ली में 54 मस्जिदें हैं। बड़ी आसाम में ये आपकी अकेले खिड़की मस्जिद 50,000 से ज्यादा की उसकी कैपेसिटी है, वहां नमाज पढ़ी जा सकती है। तमाम पार्कों के अंदर है, लोधी कॉलोनी लोधी गार्डन के अंदर है, हुमायूं टॉम के अंदर है, आपके आगे चले पुराने किले के सामने है, पुराने किले में है। उसके आगे चले जाइए आप आईटीओ पर, जो वहां पर उन्होंने बाकायदा टिकट लगा दिया है, टिकट के साथ जाएंगे आप साहब। फिरोज शाह कोटला 54 मस्जिदें, लिस्ट है मेरे पास पूरी, नमाज बैन कर रखी है। मैं अपने उन लोगों के लिए बात करता हूं, बड़ी जोशीली तकरीर देते हैं साहब। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। लोगों का बिल्कुल खून को जैसे उबाला आ जाएगा, उनको लोगों को भड़काते हैं, शांति भी कई बार उनसे भंग होती है। भाई कभी आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आज तक जिन भी पार्टियों की सरकार थी उनको कभी लिखा, कभी उनसे मिले कि भाई इनमें नमाजें क्यों बैन है? जब हमने खिड़की मस्जिद की रिट लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहां पर बड़ी विचित्र पोजीशन हमारे सामने आई। उसमें क्या आया कि साहब नमाज तो बैन नहीं हो सकती, दफा 16 है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज थे, फिर नमाज कैसे बैन है? तो गवर्नमेंट का कहना था कि हमने स्टेट पॉलिसी बनाई है। क्या कोई स्टेट पॉलिसी जो आईएएस बनाते हैं पार्लियामेंट के ऊपर हो सकती है क्या? पार्लियामेंट तो सबसे बड़ी है ना, तीन ही तो हमारे पिलर हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और तुम्हारी जुडिशरी। तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि साहब इनकी जो रिप्रेजेंटेशन इसको आप दोबारा देखिए, क्यों इसके अंदर नमाज नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कह रहा हूं कि जो हक की बातें उठाते हैं ना तो उसको पब्लिक सुनने को तैयार है, ना समझने को तैयार है, जज्बाती बातों में सब आने को तैयार है। अभी दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन हुआ, कौन से लड़ने को तैयार थी, जज्बातों में आकर के बह करके नेता हमारे लिए फलन नेता अच्छा, फलन नेता अच्छा। मुझे बताइए अगर ये नेता अच्छे हैं तो 70-75 साल से क्यों नमाजें बंद हैं? क्यों वक्फ बोर्ड पे हमले हो रहे हैं कि साहब फला आदमी हमारे पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाता है, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाता है तो क्यों मुंह चुल जाता है? दिल्ली में 54 मस्जिद नमाज बंद है, क्यों सिल जाता है? बड़ी विचित्र पोजीशन है साहब। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये जो हम बिल लेकर आ रहे हैं इससे पारदर्शिता होगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, नॉन मुस्लिम्स आ जाएंगे तो इसमें और बेहतर तरीके से काम होगा। देखिए सिंपल सी बात है, महिलाएं इसके अंदर अभी भी होती हैं, तो महिलाएं आ जाएंगी, कहां से आ जाएंगी जब उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं? तो झूठ फैलाने की भी हद होती है ना। आप एक झूठ को बार बार बोलते रहो, सच हो जाए क्या? महिलाएं उसमें होती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, रजिया सुल्ताना साहिबा मेंबर थी दिल्ली वक्फ बोर्ड की, राना परवीन सिद्दीकी चेयरमैन रह चुकी हैं, ये दोनों लेडीज थी। तो ये मिथ फैलाया जाता है कि सब लेडीज नहीं होती। जहां तक हिंदू की बात है या नॉन मुस्लिम की बात है, वो क्यों होगा साहब? क्या हम किसी मंदिर में जाते हैं कि नहीं साहब हमारे इसका मेंबर बना दीजिए? नहीं जाते ना। आपने सनातन बोर्ड बनाया, सनातन बोर्ड बनाइए अपना, आपने जो बनाना है वो बनाइए अपनी प्रॉपर्टी का, आपकी प्रॉपर्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी की तरफ भी आंख उठा के मत देखिए आप। इस देश में आपको अपनी पूरी तरह सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, उसी सम्मान के साथ रहने का अधिकार हमारा भी है। जो राइट्स आपके वो राइट्स हमारे भी हैं। ये नहीं कि आपके साथ मजहब की बुनियाद पे आपके सारे राइट खत्म कर दिए जाएंगे, तो मजहब की बुनियाद पे हमारे सारे राइट खत्म कर देंगे, वक्फ हमसे छीन लेंगे। एक सवाल डिबेट में मैंने सुना शामिल था, उसमें कहा गया कि कहां से लाए थे ये प्रॉपर्टी, कहां से आई प्रॉपर्टी? हाँ, वो
ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, रिजिजू साहब का स्टेटमेंट था ये पार्लियामेंट के अंदर, पिछली मरतबा जब बहस हो रही थी, कि जो लोग पाकिस्तान चले गए ये उनकी प्रॉपर्टियां हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। ये इस कदर झूठ फैलाते हैं इसकी अब देखिए आप, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया, वो प्रॉपर्टियां कहलाई इवैक्यू प्रॉपर्टी, और वो इवैक्यू प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए उन सबको अलॉट कर दी गई। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं मैं, जो लोग पाकिस्तान चले गए, इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट उठाइए, डेफिनेशन ऑफ वैक्यू क्या है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी जो प्रॉपर्टियां रहेगी वो वैक्यू प्रॉपर्टी कहलाई। उसके अलावा दूसरी तरह की प्रॉपर्टी कहलाई वो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाई। जो राजपाट वाले लोग चले गए, जो बादशाह थे, नवाब थे, अभी आपने सुना होगा सैफ अली खान की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया है। तो एनिमी प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी, ये सब तो भारत सरकार ने ले ली, उनका तो वक्त से मतलब ही नहीं है। वक्त प्रॉपर्टी अगर आप दफा 37 पढ़ेंगे इसकी तो आपको सारा जवाब मिल जाएगा। अरे कहां से आई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी? वही बता रहा हूं ना, दफा 37 पढ़ेंगे सारा जवाब मिल जाएगा। दफा 37 में क्या है कि वक्फ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो सुन लीजिए, उसी की बेस पे तमाम प्रॉपर्टियां अस्तित्व में आई हैं। मैं शाहिद अली अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता हूं या चाहता था तो मैं सबसे पहले उसका मालिक होना चाहिए, फिर मैं वक्फ बोर्ड के पास जाऊंगा, ये रहे मेरे मालिकाना हक के कागज, आप मुझे एप्लीकेशन दीजिए, मैं आपके पास एप्लीकेशन लगाना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड उस एप्लीकेशन को मेरी को लेगा, दफा 37 लेने के बाद में सपोज कर लिए मेरी प्रॉपर्टी बुलंदशहर में स्थित है, तो बुलंदशहर के डीएम को और तहसीलदार को, कानून को, एसडीएम को, सबको मेरी चिट्ठी जाएगी, एप्लीकेशन की कॉपी जाएगी, मेरे कागज जाएंगे कि साहब शाहिद साहब ने ये एप्लीकेशन लगाई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड लगाए हैं, आप चेक करके बताइए क्या इसके मालिक हैं ये। जब वहां से तस्दीक होकर आ जाएगी मालिक हैं, फिर उनसे दूसरी इंक्वायरी करवाई जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यानी कोई उनका डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा आपस में भाई बहनों का, किसी का और किसी का, कोई आ जाए, कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, बिल्कुल क्लियर है, पाक साफ है, तब वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी। तो तमाम वक्फ प्रॉपर्टियां इस तरह से वजूद में आई हैं कि लोगों ने वॉलंटरली अपनी प्रॉपर्टी दी है, जिनकी पूरी तस्दीक हुई है। ये कब्जे नहीं है? बिल्कुल भी कब्जे नहीं है, बिल्कुल भी कब्जे नहीं है। अगर कब्जे होते तो कोई मस्जिद बनाने देता अपनी प्रॉपर्टी में, कोई कब्रिस्तान बनाने देता अपनी प्रॉपर्टी में, कोई खानकाहें बनाने देता अपनी प्रॉपर्टी में। और अगर मान लो, आपकी बात में मान लेता हूं, जो कहते हैं कब्जे हैं साहब, तो फिर लिमिटेशन एक्ट किस लिए है देश के अंदर? जब 12 साल तक कोई नहीं आ रहा तो वैसे मालिक बन गया वो। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कहती है, जुडिशरी यानी कि एक स्तंभ जो कह रहा बार बार, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक तरफ तो आप कहते हो जब ट्रिपल तलाक का कानून बनाते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमसे हम बनाएंगे, यहां तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। यहां सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, तुम्हारा मन करेगा तो मानोगे, तुम्हारा मन करेगा तो नहीं मानोगे। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अच्छा मुझे एक बात बताइए, 123 प्रॉपर्टी जो है अभी लिटिगेशन का सारा इशू है, उनका क्या हो जाएगा अगर इस तरह का कोई कानून इस तरह से आ गया तो? क्या सरकार के पास चले जाएंगे, क्या होगा? सर हमें पूरी उम्मीद यह है अल्लाह की इजाज़त से, हमारे कानून पर हमें पूरा भरोसा है, हमारे संविधान पर हमें पूरा भरोसा है। ये अपनी ताकत के बल पे पार्लियामेंट के अंदर कानून तो बना सकते हैं, लेकिन उस कानून को जांचने का, परखने का काम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है। चूंकि ये पूरी तरह से इलीगल कानून बन रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है, भारत की रूह के खिलाफ है। ये कोर्ट के अंदर एक दिन भी नहीं टिकेगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं जाएगा हमारा। ये बस लड़ाई को संयम के साथ लड़ने की जरूरत है, अकल के साथ लड़ने की जरूरत है। लोगों की तकरीरों में, जज्बाती बातों में आने की जरूरत नहीं है, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है। इस देश पे के कानून पे यकीन रखिए। अच्छी मजबूत टीम एडवोकेट्स की हमारे पास भी है, हम सबसे कहते हैं आप भी बनाइए, जितने ज्यादा सर होंगे उतनी ज्यादा ताकत होगी। एक बात बड़ी